तो अब देखिए द्वितीय द्वितीय अंक में क्या होता है उसका संक्षिप्त सार हम देखेंगे। इस अंक की घटनाओं की रंगस्थली शक शिविर है। उसके आरंभ में शकराज की प्रेयसी कोमा अपने मृदुल मनोभाव व्यक्त करती हुई युद्धादि हिंसा के कृत्यों के प्रति घृणा व्यक्त करती है। उसके कथनों से यह आभास मिल जाता है कि युवा नागम को कोमल भावनाएं उसके हृदय में ज्वार पर हैं और वह शकराज के प्रति पूर्णतया समर्पित होना भी चाहती है, किंतु सकराज की ओर से कुछ भी ढील दी जाती है और बगीचे में उसके समीप शकराज भी आ जाता है, जो कुछ उद्विग्न सा है। कोमा के प्रश्न करने पर वह यह उत्तर देता है कि आजकल मैं जैसी भीषण परिस्थितियों में हूँ उसके कारण मेरे तुम्हारे प्रति अन्य मनस्कता स्वाभाविक ही है। कोमा उसे अपने बलशाली की अधीनता स्वीकार करके संघर्ष से बचने का परामर्श देती है, जिसका वह यह कहकर विरोध करता है कि मैं पुरुषार्थ को ही सब कुछ समझता हूँ और स्वयं को किसी से हीन नहीं समझता। तभी खिंगल लौट कर यह समाचार देता है कि रामगुप्त ने संधि की शर्तें स्वीकार कर ली है और जिससे प्रसन्न होकर शकराज सोने की झांझ वाले नृत्य की आयोजना का आदेश देता है। कोमा को जब यह विविध होता है कि शकराज ने संधि की शर्तों में रामगुप्त की पत्नी ध्रुवस्वामिनी की भी मांग की है तो वह भी आ रही है, तो वह शकराज को ऐसे अधर्म से बचने का परामर्श देती है जिस पर रामगुप्त ध्यान नहीं देता। इससे कोमा के हृदय को बड़ी ठेस लगती है और वह समझने लगती है कि मैंने सकराज से विवाह करने को जो स्वप्न संजो रखे थे वे छिन्न भिन्न होने वाले हैं। आचार्य मिहिर देव भी शकराज को एक स्त्री का सम्मान नष्ट करने का भयंकर अपराध न करने का परामर्श देते हुए कहते हैं कि यह तुम्हारी भावी पत्नी के कोमा के प्रति भी अत्याचार होगा। शकराज कोमा को भावी पत्नी मानने में झुंझलाहट व्यक्त करता है तो मिहिर देव क्रोधाभिभूत होकर कह उठते हैं, राजा, स्त्रियों का स्नेह विश्वास भंग न कर देना। कोमल तंतु को तोड़ देने से भी सहज है, किंतु सावधान होकर उसके भयंकर परिणाम भी सोच लो। अंततः वे शकराज का ध्यान आकाश में चमकने वाले नील लोहित रंग के धूमकेतु की ओर आकर्षित करते हुए कहते हैं कि धूमकेतु इस दुर्ग के अनिष्ट का संकेत दे रहा है। वे कोमा से यह कहकर चल पड़ते हैं कि चलो पुत्री, अब इस दुर्ग में और रुकना ठीक नहीं है। भयभीत हुआ शकराज अमंगल की शांति के लिए कोमा से आचार्य को बुलाने के लिए कहता है और उसे अपने प्रेम की याद दिलाता है, किंतु क्रोधावेश में कोमा भी उसकी बात पर ध्यान न देकर चली जाती है। शकराज की ऐसी भयग्रस्त मनस्थिति में स्त्री वेशधारी चंद्रगुप्त और ध्रुवस्वामिनी उसके समक्ष उपस्थित किए जाते हैं। वे दोनों पूर्व नियोजित षड्यंत्र के अनुसार स्वयं को ध्रुवस्वामिनी बताने लगते हैं, जिससे शकराज इसी दुविधा में ग्रस्त हो जाता है कि इसमें से वास्तविक ध्रुवस्वामिनी कौन सी है। इस अवसर पर ध्रुवस्वामिनी स्त्री वेश चंद्रगुप्त से यह भी कहती है कि हे चंद्रे, मेरे भाग्य गगन में अपने धूमकेतु जैसी गति बंद करो, जिससे शकराज आकाश में निकले और धूमकेतु की ओर देखता है तथा मिहिर देव के कथन की याद करके और भी हतोत्साहित हो जाता है। हार कर वह ध्रुवस्वामिनी और चंद्रगुप्त से कहता है कि यदि मैं दोनों को ही ध्रुवस्वामिनी मान लूं तो क्या हर्ज है। इस पर चंद्रगुप्त और ध्रुवस्वामिनी यह कहते हुए परस्पर झगड़ने लगते हैं और कटारें निकाल लेते हैं कि नहीं, इसका निर्णय होना ही चाहिए कि वास्तविक ध्रुवस्वामिनी कौन है। शकराज उनका बीच बचाव करते हुए दोनों को ही प्रहार करने से रोकने की चेष्टा करता है। ध्रुवस्वामिनी चंद्रगुप्त के आक्रमण से बचने का बहाना करती हुई पीछे हटती है और तूर्यनाद करने लगती हैं।
वह चंद्रगुप्त का उत्तरीय खींच देती है, जो शकराज को घेरते हुए उससे कहता है, मैं हूँ चंद्रगुप्त, तुम्हारा काल। मैं अकेला आया हूँ तुम्हारे वीरता की परीक्षा लेने। सावधान। वस्तुस्थिति से अवगत होकर चकित शकराज भी कटार निकालकर चंद्रगुप्त पर प्रहार करने की चेष्टा करता है, किंतु चंद्रगुप्त के हाथों मारा जाता है। तूर्यनाद सुनकर चंद्रगुप्त और ध्रुवस्वामिनी के साथ आए सामंतों ने दुर्ग में मार काट आरंभ कर दी है और शत्रु सैनिकों पर आधिपत्य करके वे ध्रुवस्वामिनी का जय जयकार बोलते हुए दुर्ग में प्रवेश करते हैं और इसी स्थल पर द्वितीय अंक समाप्त होता है। धन्यवाद।